again, welcome to all of you in CSC। चलिए आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है CSC में। आज मैं कॉरपोरेट अकाउंटेंसी के अंतर्गत लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में समझाने वाला हूँ। इस विषय के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और वाइंडिंग ऑफ कंपनी का समापन, जैसा इसका हेडिंग है, कंपनी का समापन, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी का व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। वास्तव में कंपनी का समापन का अर्थ, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का अर्थ होता है या कंपनी का विघटन जो होता है तो कंपनी की समापन से होता है। कंपनी की समाप्त हो गई। समापन एक ऐसा कार्यवाही होती है, जिसके अंतर्गत कंपनी का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है, कंपनी का शटर डाउन, ठीक है, कंपनी का बिजनेस बंद, तथा कंपनी की समस्त संपत्तियों को विक्रय कर दिया जाता है और जो पैसा उससे प्राप्त होता है उससे बाहरी दायित्व एवं आंतरिक दायित्व, इंटरनल जो लायबिलिटी है, उसका पेमेंट कर दिया जाता है। और यदि उसके बाद भी कुछ पैसा का सरप्लस यदि बच जाए तो नियमानुसार, अंतर नियमानुसार वो शेयर होल्डर्स के बीच बढ़ जाएगा। अगर घट जाए तो घट जाए तो किसी शेयर होल्डर के पास अगर पैसा बकाया रहेगा तो उससे मांगा भी जाएगा और दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। देखिए, चलिए हम कम टू द पॉइंट कि कंपनी का समापन जो होता है, जो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो होती है, कंपनी का जो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी वो मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। थोड़ी सी जानकारी ली है। एक होता है वॉलेंटरी लिक्विडेशन, स्वेच्छा से समापन, यानी जब कंपनी का सदस्य या जो क्रेडिटर्स होता है बिना कोर्ट के इंटरफेयर किए, ठीक है, अपने मन से, अपनी इच्छा से कंपनी का समापन कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी वाइंडिंग अप या स्वेच्छा से समापन। वास्तव में अगर स्वेच्छा से समापन कंपनी को होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा नियमों का प्रतिबंध नहीं होता है और लाभ भी ज़्यादा होता है सारे लोगों का, क्योंकि नियमों का पालन बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं। दूसरे होते हैं अंडर द वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के निरीक्षण में, अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट के सुपरविजन में आपका होगा। एक होता है कंपल्सरी, अनिवार्य रूप से कंपनी को बंद कर देना, कंपनी का बिजनेस को बंद कर देना। वास्तव में जब कोर्ट के सुपरविजन में अगर मान लीजिए किसी कंपनी का बंद होता है, समापन होता है, तो अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट करते हैं। और अगर किसी नियम के तहत, है ना, कोई नियम के तहत न्यायालय द्वारा कंपल्सरी वाइंडिंग किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सरी। लेकिन आप लोग को वर्तमान में सबसे ज़्यादा वाइंडिंग किस प्रकार होता है? वॉलेंटरी। तो वॉलेंटरी अगर समाप्त हो जाते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि आखिर इसमें करना क्या है। जैसा कि नियम है, आगे आ रहे हम लोग, जब कंपनी का समापन होता है तो एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है, नया वाला लिक्विडेटर। बड़ी लिक्विडेटर वो व्यक्ति होता है, जैसा कि हम सारे जानते हैं कि कंपनी का कोई ऑनरशिप, वास्तविक ऑनरशिप जो होता है वो शेयर होल्डर होते हैं। और शेयर होल्डर कोई एक व्यक्ति नहीं, तो देश के कोने कोने या विदेश में बैठे रहते हैं। कंपनी का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से किया जाता है। ऐसी स्थिति में कंपनी के सारे संपत्तियों को बेचने के लिए और उसके दायित्वों को भुगतान करने के लिए एक लिक्विडेटर्स की नियुक्ति की जाती है। वो लिक्विडेटर प्रायः, वो जो लिक्विडेटर्स होता है वो प्रायः एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में रहता है या अन्य कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर लिक्विडेटर्स की नियुक्ति की जाती है तो उस कार्य के बदले में इसको एक रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, एक निश्चित राशि या कमीशन के रूप में दी जाती है, ठीक है। तो एक लिक्विडेटर्स की नियुक्ति की जाएगी। यही लिक्विडेटर क्या करेगा
कि कंपनी की सारी संपत्तियां को विक्रय करेगा या किसी अन्य सभी प्रकार से जिससे कंपनी को पैसा प्राप्त हो सके प्राप्ति करेगा, और पैसा प्राप्त होने के पश्चात एक निश्चित क्रम में, इन सर्टेन क्रम, सर्टेन प्रोसेस सीक्वेंस में लायबिलिटीज का पेमेंट करेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ जब कंपनी का समापन होता है तो निस्तारक की नियुक्ति की जाती है और वही निस्तारक कंपनी की समस्त संपत्तियों की राशि वसूल करता है और नियमानुसार दायित्वों का भुगतान भी करता है। इस कार्य के लिए उसे निश्चित रकम एवं शर्तानुसार कंडीशनल कमीशन भी दिया जाता है। क्लियर सी बात है। तो लिक्विडेटर्स अब क्या होता है, अब लिक्विडेटर अगर कोई कंपनी है, यदि कोई कंपनी है तो हो सकता है कि कंपनी जो है सो लिक्विडेट करके उसका बिजनेस को बेचने में हो सकता है 1 साल में समाप्ति, या अपना सारा हिसाब एक देता है। लिक्विडेटर्स एक अकाउंट बनाता है। तो ये मुख्य रूप से 2 चीज़ होते हैं। एक होते हैं, नंबर 1 ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए नंबर 1 बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, एक होता है लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एक होता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो है बंद हो गई का संपत्ति और दायित्व 1 साल में नहीं विक्रय हो पाया, सारा फाइनल नहीं हो पाया, तो उसमें लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेगा। लेकिन जिस वर्ष कंपनी का सारा भुगतान हो जाएगा, सर फाइनली क्लियर हो जाएगा, तो प्रिपेयर क्या करता है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेगा। क्लियर। तो अब क्या होता है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को कैसे प्रिपेयर कर जाते हैं, यही इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से सीखने हैं। ठीक है, आइए हम लोग कम टू पॉइंट। तो इसके लिए आपको अकाउंट की मुख्य रूप से ये पता करता है ये कि लिक्विडेटर्स अकाउंट में इसका 2 अकाउंट भाग होगा। लिक्विडेटर्स जो अकाउंट बनाएगा उसका 2 भाग होगा। एक भाग होगा बाया लेफ्ट साइड, बाया भाग जो कि रिसीप्ट भाग से प्राप्ति भाग होगा, और दूसरा होगा राइट यानी दाया भाग जो कि पेमेंट। आपको यही सीखना है कि आखिर रिसीप्ट साइड में क्या लिखता है और पेमेंट साइड में क्या लिखता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड बाएं तरफ में जो कॉलम रहेगा, रिसीप्ट साइड जो रहेगा, सभी प्राप्तियों को ऑल रिसीप्ट क्या लिखते हैं हम लोग, ऑल RECEIPTS, सारा रिसीप्ट को लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, 4 तरह से पैसा लिक्विडेटर जनरली साधारणतया लाता है। क्या लाता है, कंपनी का जो बैंक बैलेंस हो, रिलेशन ऑफ असेट्स हो, सरप्लस ऑफ सिक्योरिटीज हो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स है, ये सारा डिक्टेट हम करेंगे। राइट साइड में क्या होता है भाई, राइट साइड में जो भुगतान का प्रक्रिया होता है, राइट साइड में सभी भुगतान, ऑल पेमेंट्स को लिखा जाता है। ध्यान दिया जाए, सारे पेमेंट को हम लोग भुगतान करेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, एक निश्चित क्रम में, इन सर्टेन सीक्वेंस, एक निश्चित क्रम में नियमानुसार भुगतान किया जाता है, जिसका सीक्वेंस आपका ये है। सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं लीगल एक्सपेंसेस, लेकिन वास्तव में सबसे पहले पेमेंट होता है किसका, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, और फुली क्रेडिटर्स से जो राशि बचती है वो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज के रूप में आता है। चर्चा भी मैं आगे करेंगे इसका। ओके, पेमेंट साइड में मुख्य रूप से दिखाएंगे नंबर 1 में, ऐसे तो होता है, फिर से बता दे रहे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। ऐसे पेमेंट साइड में नंबर लीगल एक्सपेंसेस, उसके बाद लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, डिवेंचर विद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अगर डिवेंचर का फ्लोटिंग चार्ज हो संपत्ति पर और उसका ब्याज बाकी होता साथ में। क्रेडिटर से 2 प्रकार का होता है, प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल, दोनों के विषय में बता देंगे।
क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल हो या नॉन प्रेफरेंशियल, रहता है अनसिक्योर्ड, दोनों रहते हैं अनसिक्योर्ड। क्लियर? सीक्वेंस को तोड़ना नहीं, इसी सीक्वेंस में मुझको पेमेंट दिखाना है, और क्रेडिटर्स का पेमेंट होने के बाद उसके बाद पेमेंट करते हैं हम लोग किसका? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल दो प्रकार के, पहले होते प्रेफरेंशियल, अगर प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल क्वेश्चन में है और उसका डिविडेंड अगर बाकी है तो डिविडेंड के साथ पेमेंट करेंगे, विद डिविडेंड प्लस कर देंगे डिविडेंड अगर एरियर हो तब, और पैसा बच जाता है तो फाइनली इक्विटी शेयर कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर के रूप में मिलता है। लेकिन अगर इक्विटी शेयर कैपिटल के पैसा भुगतान करने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, और सरप्लस का पैसा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट है, आइए अब इसको फॉर्मेट के रूप में आप लोग को समझा देते हैं हम। इस प्रकार का हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्म का हेडिंग रहेगा आपका फॉर्म ऑफ लिक्विडेशन, सॉरी फॉर्म ऑफ लिक्विडेटर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एज द केस में भी, जैसा केस होगा वैसा हेडिंग लिखेंगे, या फाइनल होगा तब फाइनल लिखेंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लिक्विडेटर्स, फाइनल, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जनरली आपका क्वेश्चन जो मिलेगा फाइनल का ही मिलेगा, इसलिए फाइनल ही हम लोग लिखेंगे लिक्विडेटर्स, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दो साइड है, रिसीट, पेमेंट। वन बाय वन चर्चा करते, सबसे पहले आइए हम लोग रिसीट साइड में चर्चा कर लेते हैं। रिसीट साइड में चर्चा करने के बाद हम लोग पेमेंट में आएंगे। जनरली साधारणतया लिक्विडेटर्स जो है आपका चार तरह से पैसा आपका अकाउंट लाएगा। सबसे पहले वो पैसा रिसीव कर लेगा। सबसे पहले कंपनी के पास जो पैसा रहेगा, कैश या बैंक बैलेंस हो। रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स का मतलब फिर से समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए, यहाँ समझा जाए, मान लीजिए कि आपने लोन लिया है 20,000 रुपये का और सिक्योरिटी दिया है, सिक्योरिटी में आपने मशीन, बिल्डिंग कुछ भी दे दिया है आपने, मान लीजिए 25,000 रुपये का। तो अब सबसे पहले पेमेंट यही फुली सिक्योर्ड है। अगर कंपनी लॉस में चलती, इसका घाटा नहीं होगा। ये क्या करेगा कि अपना लोन काट करके 5,000 मुझको रिफंड करेगा। क्या करेगा? रिटर्न करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सरप्लस। ये क्या हुआ? तो मैंने 20,000 का लोन लिया था, 25,000 का मैंने संपत्ति दिया था, तो 20,000 का लोन काट करके 5,000 मुझको वापस करेगा। ये है सरप्लस। इसी को यहाँ पर हमने शो किया है, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। लेकिन थोड़ा सा चर्चा करना और चाहेंगे हम। लोन था 20,000 का, 25,000 का संपत्ति वो बेच दिए थे, लेकिन जब इसको सेल किया गया तो पता चला कि 18,000 रुपया मिला। सोचिएगा, बात को ध्यान समझिएगा। 25,000 का मशीन दिए थे, लेकिन जब इसको बेचा गया तब मात्र 18,000 रुपये था। तो 2,000 रुपये लोन हमको और देना पड़ेगा वापस। इस 2,000 को हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में ट्रीट करेंगे। क्लियर? समझ के बात को अच्छी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पैसा था, सॉरी यहाँ था सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी, तीसरा ही था। दूसरा है रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स। अगर संपत्ति को बेचने से जो पैसा प्राप्त होगा सो लिखेंगे। जो भी मशीन वो क्वेश्चन में डायरेक्ट किए रहेंगे, कौन सा असेट्स कितना में सेल हुआ। तीसरा समझा चुके हैं। नंबर 4 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स। हम लोग जानते हैं कि कंपनी टुकड़ा में पैसा थोड़ा थोड़ा कर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल में पैसा लेती है। अगर मान लीजिए 10 रुपया का शेयर है और कंपनी 8 रुपया ही मांगी है, 2 रुपया फाइनल कॉल का बाकी है, तो लिक्विडेट करते समय अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगा तो 2 रुपया कॉल करेगी। तो जितना पैसा मिलेगा सो लिखेंगे कॉल करने के बाद। अब अगर कोई व्यक्ति कॉल से एरियर कर दे रहा है तो एरियर का रकम को माइनस करके वापस नेट यहाँ पर लिखेंगे। तो फाइनल कॉल अगर मांगते हैं तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको देगी। इस प्रकार लिक्विडेटर सारा पैसा एक जगह कलेक्ट करके यहाँ पर टोटल कर लेगा। टोटल यहाँ पर
कि कितना पैसा कंपनी के लिक्विडेटर्स के पास आया। सबसे पहले पैसा को क्वेश्चन के अनुसार हम लोग प्राप्त कर लेंगे। जनरली 4 प्रकार से ये पैसा आएगा। तो ये पैसा हम लोग प्राप्त कर लिया, इसी पैसे को, इसी टोटल जो पैसा हुआ, ये जो पैसा हुआ, इसी पैसे को मुझको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन पेमेंट करना है, लेकिन नियम के अनुसार। पेमेंट साइड में आते हैं हम लोग। अब इसको पेमेंट करना है तो एक निश्चित सीक्वेंस में पेमेंट करना है। कैसे? सबसे पहले पेमेंट करेंगे, पहले बता देंगे। पहला पेमेंट हो चुका आपका, किसका हो चुका? सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी वाले का, ये हो चुका। इसके बाद पेमेंट में नंबर 1 पर पेमेंट करेंगे लीगल एक्सपेंस। अगर कोई कानूनी खर्चा हो क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको देंगे। दूसरा देंगे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन देंगे। लिक्विडेटर्स यानी कि जो लिक्विडेटर्स की नियुक्ति की गई है उसको 2 तरह से दिया जा सकता है, या दोनों दिया जा सकता है, या उसको फिक्स्ड रकम या कुछ कमीशन देंगे परसेंटेज के रूप में। एज द केस में भी, जैसा क्वेश्चन में केस रहेगा, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे निकालेंगे हम बताएंगे, अभी इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा पेमेंट। तीसरा, अगर वाइंडिंग अप में कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन या कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है उसका पेमेंट करेंगे, 3rd पॉइंट में। चौथा में डिवेंचर अगर फ्लोटिंग चार्ज में हो और अगर उसका विथ इंटरेस्ट, अगर उसका ब्याज भी बाकी है तो ब्याज का भी पेमेंट करेंगे। ध्यान दिया, पहले लीगल एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, डिवेंचर विथ इंटरेस्ट, इतना पेमेंट करने के बाद नंबर आएगा क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल, एक होता है नॉन प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल में सारा चीज का अधिकार है। जनरली एक साथ रफ आइडिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या आएगा? वेजेज, सैलरी, एनी टाइप ऑफ टैक्स, रेट्स, RATES, रेट्स एटसेट्रा, कॉम्पनसेशन, ये आता है। जनरली आपने बीकॉम जब पढ़ा होगा इंसॉल्वेंसी चैप्टर, तो उसमें बहुत क्लियरली बताए थे कैसे कैसे आता है। लेकिन साधारणतः जानकारी रखिए, और डिफिकल्टी होगा तो क्वेश्चन के समय आपको हम बताएंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का पैसा बकाया रहेगा लॉ के अंतर्गत, वो ये रहेगा टैक्स प्रेफरेंशियल। नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, साधारण क्रेडिटर्स, दोनों को पेमेंट कर देंगे। इनके पेमेंट क्रेडिटर्स को देने के बाद सबसे अंत में अब मालिक लोग का, ओनर लोग का पैसा आता है। अब देखिए पेमेंट करेंगे शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल 2 प्रकार का, एक होता है प्रेफरेंशियल। अगर क्वेश्चन है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल पेमेंट करेंगे। और अगर इन लोग का डिविडेंड होगा तो प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट गड़बड़ लिख दिया गया है, प्लस कर देंगे लोग क्या? डिविडेंड। अगर इसका एरियर ऑफ डिविडेंड हो, क्वेश्चन में एरियर लिख देते हैं, एरियर हो, अगर बकाया पर डिविडेंड हो तो वो जोड़ करके पेमेंट करेंगे। और अंत में सबसे मुख्य आदमी, मुख्य जो पैसा लगाने वाला है, मुख्य जो कंपनी का मालिक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा बैलेंसिंग फिगर के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर एनफ पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा है, इसको देने भर पूरा पैसा है, तो इसको पूरा पैसा देने के बाद जो पैसा बचेगा वो सरप्लस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन कब? एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। अब ये 1 सेकेंड चर्चा करते हैं हम लोग। हालांकि हमको नहीं लगता कि तुरंत समझ में आ जाएगी आप लोग, कोई क्वेश्चन जब सामने रहेगा तो आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं। परसेंटेज ऑन कमीशन, कैसे कमीशन देंगे देखिए, अच्छा चर्चा कर देते हैं हम थोड़ा सा। यस, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। जब क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बैलेंस इज सफिशिएंट, यानी कि मान लीजिए हमको 10% कमीशन देना है शेयर होल्डर को भुगतान पर या क्रेडिटर्स पर, जैसा क्वेश्चन देगा ये क्वेश्चन में डायरेक्ट करेगा कि कमीशन कैसे देने हैं। अगर मान लीजिए जिस पर कमीशन देना है और सफिशिएंट पैसा है उसको देने के लिए, तो जितना बैलेंस इंटू रेट बाई 100 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर बैलेंस सफिशिएंट नहीं रहेगा तो 100 प्लस रेट हो जाएगा।
ये बैलेंस का चक्कर क्या है, क्वेश्चन के में ही हम समझा पाएंगे आपको। इफ बैलेंस इज नॉट सफिशियंट, इफ बैलेंस यानी कि हमको 100 रुपया क्रेडिटर्स को देना था, लेकिन क्रेडिटर्स को देने के लिए 100 रुपया बचा ही नहीं है। बात को समझिएगा, कमीशन हमको 10% देना है किस पर, कि क्रेडिटर्स को जितना पैसा देंगे उस पर। बात समझिएगा, हमको कमीशन, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा दें। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कमीशन है आपका 10% ऑन अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर्स। बात समझिएगा अच्छा से, कि क्रेडिटर्स को जितना पैसा देना है उस पर 10%। तब मान लीजिए क्रेडिटर्स को 100 रुपया देना है, ठीक है। अब मेरे पास 100 रुपया अवेलेबल कितना है, ध्यान दीजिएगा, अवेलेबल कितना है, अवेलेबल आपके पास 100 है। तब तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग बैलेंस इज सफिशिएंट का, ठीक है। तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बैलेंस इंटू रेट बाई 100। लेकिन अगर मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं केवल हम, क्रेडिटर्स को 100 रुपया देने था, आपके पास 80 रुपये हैं, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अवेलेबल यहाँ पर मान लीजिए 80 है, सॉरी, तो कमीशन कैसे निकालेंगे, तो कमीशन ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूला, बैलेंस यानी 80 इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट, ठीक है। तो इस प्रकार आपका लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट आपका समाप्त हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आप लोग कैसे क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, मैं कैसे क्वेश्चन समझा वो आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही क्लास बेहतर होगा, ठीक है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे सो बताएंगे।